नाम तो पार्वती था उसका, लेकिन ऐसे नाम भाग्यहीनों, गरीबों और अनाथों को शोभा नहीं देते। शायद यही सोचकर पूरा मोहल्ला उसे पार्वती नहीं पारो कहता था। उसकी प्रसिद्धि का कारण उसका नाम हो ऐसा नहीं था, बल्कि उसका बावलापन था। पूरे मोहल्ले में वह खाने की लालसा से वह किसी के भी घर में चली जाती कि कहीं कुछ खाने पीने को मिल जाए। प्रायः हर घर में उसे बासी भोजन या सूखी रोटी मिल ही जाती, जिसे वह बहुत चाव से खाती, मानो कई दिनों की भूखी हो। कभी कभी बोल भी देती, चाय दे दियो, तो उसे वह चाय भी मिल जाती, जो उबली हुई चाय की पत्ती में केवल पानी और थोड़ी सी चीनी डालकर दोबारा उबालकर खास उसके लिए ही बनाई गई होती। उसे क्या, वह तो अपनी मस्ती में बासी सूखी रोटी खाती और सुडुब सुडुब कर चाय पीती। लेकिन उसे यह रोटी, चाय या बासी भोजन मुफ्त में मिल जाता हो, ऐसा नहीं था। इसके बदले में उसे उस घर के सारे बर्तन धोने पड़ते थे। कभी कभी झाड़ू पोंछा या बच्चों का मलमूत्र भी साफ करना पड़ता था। वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला था। बाप रिक्शा चलाकर जीवन की गाड़ी खींचता था और माँ मोहल्ले के कई घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन धोने जैसे काम करती थी। गुजारा आराम से चल रहा था, लेकिन गरीब के घर में सुख की छाया बहुत दिनों तक कहाँ टिकती है। पारो 3 वर्ष की ही हो पाई थी कि माँ चल बसी। जैसे तैसे बाप ने 2 महीने काटे और कजरी नाम की एक औरत ले आया। बस उसी दिन से पार्वती पारो बन गई। नई जवान औरत के नशे के साथ साथ बाप ने शराब का नशा भी लगा लिया। घर में झूमता हुआ आता और जा बाहर खेल कहकर पारो को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता। पारो मोहल्ले भर में इधर उधर घूमती फिरती, गंदा, बासी, जूठा भोजन खाते हुए बड़ी होने लगी। जब वह 5 वर्ष की थी तो एक बार सड़क पार करते समय एक स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी। झटका खाकर वह सड़क के किनारे जा गिरी। आसपास खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। हाँ, किसी ने कहा, यह तो दिन भर ऐसे ही नाची नाची फिरती है, कहकर अपना दायित्व पूरा कर लिया। कुछ पल के बाद जब उसे होश आया तो वह खुद ही उठकर घर की ओर दौड़ पड़ी। सिर पर चोट लगी थी, खून भी निकल रहा था। नशे में धुत बाप ने देखा तो अश्लील गालियां देते हुए उसे मारने लगा। कहाँ गई थी, एक जगह नहीं बैठ सकती, दिन भर इधर उधर नाचती रहती है। बाप की गालियां और उसके चीखने का शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाली गायत्री देवी ने आकर उसे बचा लिया। वह उसे अपने घर ले गई और उसकी मलहम पट्टी की, हल्दी वाला गरम दूध पिलाया। आराम मिलते ही वह सो गई। सोते सोते ऐसा तेज बुखार आया कि 3-4 दिन तक नहीं उतरा। गायत्री देवी ने तरस खाकर हल्का फुल्का इलाज भी करवा दिया। बुखार तो विदा हो गया, लेकिन सिर की चोट ने अपना असर दिखा दिया और पारो दिमागी रूप से कुछ कमजोर हो गई। तोते की तरह बोलने वाली अब हकलाते हुए बोलती थी या नहीं बोलती थी। उसे अपने खाने पीने, बैठने उठने, चलने फिरने की सुध ही नहीं रहती। सुबह होते ही घर से निकल पड़ती, कभी इस घर तो कभी उस घर, पूरे मोहल्ले में घूमती फिरती। मोहल्ले के घरों को भी मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, इसलिए किसी भी घर में उसके आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मोहल्ले में जहां छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई भलाई करते हैं और मनमुटाव रखते हैं, वहां इन सब से दूर बावली पारो सबके घर में समान रूप से जाती। उसे न जात बिरादरी की परवाह, न किसी की बुराई भलाई की। वह तो बस किसी के भी घर जाकर बैठ जाती। घर की मालकिनें उससे बर्तन धुलवाती या झाड़ू पोंछा लगवाती और बदले में कभी बासी रखा भोजन, मिठाई या टॉफी दे देती। पारो खुशी खुशी खाकर दूसरे घर की ओर बढ़ जाती। अपनी दुर्घटना के बाद से उसे गायत्री देवी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था, इसलिए उसका सबसे ज्यादा उठना बैठना उन्हीं के घर हुआ करता था। गायत्री देवी और उनका परिवार मोहल्ले का सबसे धनाढ्य और संभ्रांत परिवार था। गायत्री देवी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा नागेंद्र बाहर नौकरी करता था और छोटा बेटा महेंद्र अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। बेटी का विवाह हो चुका था। गायत्री देवी के पति रामाधीन रेलवे में अधिकारी थे,
लोग उनके परिवार की शालीनता के उदाहरण दिया करते थे। उनके परिवार के सदस्यों का शहर के बड़े बड़े लोगों से अच्छा परिचय और संबंध था। स्वयं गायत्री देवी भी कई सामाजिक संस्थाओं की सदस्य थीं। पारो की माँ उनके घर झाड़ू पोंछा करती थी। वह उनको बहुत मानती थी। तीज त्योहार या किसी मांगलिक कार्य में वह उनके घर का पूरा काम अकेले जी जान लगाकर समेटती। इस कारण पारो के प्रति वह कुछ दयालु थी। उसके खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने का ध्यान रखती। तीज त्योहार पर उसे अच्छे भोजन के साथ साथ कपड़े चप्पल आदि भी देती रहती थी। गायत्री देवी घर में अकेली रहती थी। पति अक्सर बाहर जाते रहते थे और छोटा बेटा कभी दिल्ली तो कभी नोएडा की दौड़ लगाता रहता था। अकेली गायत्री देवी कभी कभी पारो को बुला लेती और उसके साथ घर की साफ सफाई का करती रहती। जब से पारो ने बचपन की दहलीज पार की है, स्त्री होने के नाते गायत्री देवी उसका विशेष ध्यान रखने लगी है। उसके कपड़े, बैठने उठने, चलने फिरने आदि के ढंग को गौर से देखती, उसे टोकती और समझाती। पर बावली पारो कितना समझ पाती, यह तो भगवान ही जाने। एक दिन वह कुछ परेशान सी थी। बार बार अपना पेट दबा रही थी और शौचालय जा रही थी कि गायत्री देवी की नजर उसकी फ्रॉक पर पड़ी और वह सब समझ गईं। तब से वह महीने के खास दिनों में पारो को अपनी निगरानी में रखने लगी। वरना उस बावली को तो कुछ पता ही नहीं कि उसके कपड़ों पर कैसे दाग लग रहे हैं। समय के साथ साथ बढ़ते हुए पारो ने 16वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। उस दिन गायत्री देवी बहुत खुश थी। पति और दोनों बेटे घर थे। बेटी भी 10 बजे तक आने वाली थी क्योंकि आज बड़े बेटे नागेंद्र की सगाई होनी थी। काम कुछ ज्यादा ही था। ऊपर से मेहमानों के आने की खबर लगातार फोन से मिल रही थी। अकेले इतना काम कैसे संभालती, सो सुबह 7 बजे ही पारो को बुला लाई और साफ सफाई में लग गईं। ईश्वर ने नारी को सामने वाले की दृष्टि पहचानने की विलक्षण क्षमता दी है। उसकी छठी इंद्री सामने वाले की दृष्टि में छिपे गुण दोषों को सहज ही भांप लेती है। पारो बावली जरूर थी, लेकिन ईश्वर प्रदत्त इस छठी इंद्री से उसने नागेंद्र की आंखों में छिपी वासना को भांप लिया था। उसने अपने शरीर पर केंद्रित नागेंद्र की दृष्टि की गर्माहट को कई बार महसूस किया था। उसे नागेंद्र की दृष्टि से उसके मन की कालिक साफ नजर आ रही थी, इसलिए वह खुद उससे बच रही थी। अगर नागेंद्र आंगन में होता तो वह कमरे की सफाई करने में लग जाती, और अगर नागेंद्र कमरे में आता तो वह आंगन या बरामदे में या गायत्री देवी के आसपास मंडराने लगती। जैसे तैसे दिन कटा और शाम के समय नागेंद्र की सगाई का कार्यक्रम हंसी खुशी के साथ संपन्न हो गया। 4 दिन बाद लड़की की गोद भराई की रस्म के लिए न्योता देकर लड़की वाले चले गए। दिन भर काम करने के एवज में शाम को पारो को नए कपड़े और मिठाइयां मिलीं। आज पारो भी बहुत खुश थी, लेकिन नागेंद्र की आंखों में छिपी शैतानी छाया को याद करके वह सहम रही थी। कपड़ों की खुशी और रोज मिठाई के साथ बढ़िया भोजन का लालच बावली पारो को अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारा न था। अगले दिन वह गायत्री देवी के घर नहीं गई, बल्कि अपने घर से ही बाहर नहीं निकली। इस बात का ध्यान गायत्री देवी को तब आया जब दोपहर के भोजन के बाद के बर्तन शाम तक पड़े रहे। वे दौड़ी दौड़ी पारो को बुलाने पहुंची तो पता चला कि आज सुबह से ही वह अपनी कोठरी में पड़ी है, कहीं भी नहीं गई। गायत्री देवी ने प्यार भरा हाथ उसके सिर पर रखा और बहला फुसलाकर घर ले आई। आते ही बर्फी भरी कटोरी उसके हाथ पर रख दी। जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती हो, उसके लिए बर्फी से भरी कटोरी 56 भोग से कम न थी। ऊपर से बर्फी से भरी कटोरी देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। नवरात्रि में देवी को बर्फी का ही भोग लगाया करती थी और प्रसाद में वही बर्फी उसे मिला करती थी। पारो ने बर्फी भरी कटोरी झट से लपक ली और बर्फी खाने लगी। बर्फी खाने के बाद गायत्री देवी ने उसे जूठे बर्तनों के पास बैठाकर प्यार से समझा दिया कि जब सारे बर्तन धुल जाएंगे तो कचौड़ियां मिलेंगी। बर्तनों के पास बैठते हुए पारो की भयातुर नजरें नागेंद्र को खोजने में लगी। उसे कहीं न पाकर वह निश्चित हो गई और पूरी तन्यमता से बर्तन रगड़ने लगी।
मुंह में घुली बर्फी की मिठास उस समय कड़वी हो गई जब उसे महसूस हुआ कि उसके पृष्ठभाग पर किसी कठोर स्पर्श हो रहा है। उसने झट से पीछे देखा तो उसका दिल दहल गया। नागेंद्र अजीब सी कुटिल मुस्कान लिए उसे घूर रहा था और उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह छटपटा कर उठ गई, लेकिन नागेंद्र ने उसके कंधों को बहुत क्रूरता से दबाकर उसे वहीं बैठने को मजबूर कर दिया। साथ ही उसके कठोर हाथों ने पारो के कोमल अंगों को बेदर्दी से मसल डाला। नागेंद्र की इस क्रूर कामासक्त दृष्टि से सहमी बेचारी पारो चुपचाप बर्तन धोकर वहां से भाग पड़ी। आज वही दिन था जब घर के सभी लोग नागेंद्र की होने वाली पत्नी की गोद भरने जा रहे थे। जाने से पहले गायत्री देवी ने खासतौर पर पारो के घर जाकर उसे झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने के लिए उसकी सौतेली माँ कजरी से बार बार कहा कि ध्यान से पारो को भेज दे। दिन भर तो पारो नहीं गई, लेकिन दोपहर 3 बजे के करीब कजरी ने उसे झिड़ककर सोते से उठा दिया। जा अम्मा के यहाँ काम करने जा, परी परी चौड़ी होती जा रही है, चल उठ, कहते हुए उसने एक लात पारो की कमर पर जमा दी। किशोर्य निद्रा बहुत गहरी होती है, लेकिन लात की चोट से पारो नींद टूट गई और वह उठ बैठी। उसके उठते ही माँ ने उसके बाल पकड़कर फिर वही वाक्य दोहराया, जा अम्मा के यहाँ जा, उठ। नींद की खुमारी उतरी न थी कि वह गायत्री देवी के घर पहुंच गई। दरवाजा खुला था, अंदर जाकर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा था, वह वहीं बैठकर बर्तन धोने लगी। नींद की खुमारी अभी भी बाकी थी। 1, 2, 4 बर्तन धो धोकर रखने लगी। अचानक कई लोगों के एक साथ हंसने की ऐसी आवाज आई कि उसकी नींद पूरी तरह खुल गई। वह एकदम खड़ी हो गई। रसोई घर के बाहर आकर देखा कि नागेंद्र अपने 3 दोस्तों के साथ खड़ा था। वाह, क्या माल है यार, उनमें से एक ने कहा। तो दूसरे ने बात बढ़ाई, आज होगी ठीक से गोद भराई। वे सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। पारो दिमाग से कमजोर थी, लेकिन मन से नहीं। उसके मन ने उनकी बुरी नीयत को तुरंत भांप लिया। वह उनकी जलती नजरों से अपने अंगों के छुपाने का प्रयास करने लगी। पर हाय रे, यह क्या, जल्दीबाजी में वह दुपट्टा तो घर पर ही भूल आई, और कमबख्त कुर्ता भी कैसा है कि आगे के बटन पूरी तरह नहीं लगते। वह बुरी तरह घबरा गई, उसकी सांसें तेज चलने लगीं। वह शीघ्रता से मुख्य द्वार की ओर भागी कि तभी नागेंद्र ने लपक कर उसे ऐसे ही दबोच लिया जैसे कोई तेंदुआ अपने शिकार को पकड़ता है। वह इतनी डर गई थी कि उसकी चीख भी नहीं निकल पा रही थी। नागेंद्र और उसके दोस्त उसे उठाकर कमरे में ले आए। जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार की खाल को कुछ ही पलों में उधेड़ देते हैं, उसी तरह उन सबने उसके कपड़ों को तार तार कर दिया। अब तक नागेंद्र दरवाजा बंद कर चुका था। सबने मिलकर अपने ताजी शिकार का लुत्फ उठाया। असहाय और निरीह प्राणी की तरह पारो के आगे अपने शरीर और मन पर जख्म खाने के अलावा कोई चारा न था। वे दरिंदे उसके शरीर के अंगों को भूखे कुत्तों की तरह चबा रहे थे। हकलाते हुए उसके मुंह से केवल यही निकलता, भैया नहीं, हमें जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है भैया, छोड़ दो हमें भैया। उसको तड़पता और कराहता देख दरिंदों को और नशा चढ़ रहा था, और वे उस पर जुल्म करते हुए गिनती करते जाते थे, 3, 4, अबे में तो 5 बार गंगा नहा लिया, जैसे वाक्य बोलते। लगभग 4 घंटे तक यह घिनौना खेल चलता रहा, और जब चारों बेसुध होकर से गए तो बेचारी पारो लड़खड़ाकर उठी और अपने कपड़ों की कतरने बटोरने लगी। अंधेरा हो चुका था, सो उसी को अपना आवरण बना और लुटी हुई लाज को बचाने के प्रयास के साथ वो घर की ओर भागी। सौतेली माँ ने देखा तो चीख पड़ी, हाय हाय, रांडी कहाँ से मुंह काला कर आई, बहुत आग लगी थी तेरे बदन में। हे भगवान, अब यही दिन देखना रह गया था। अम्मा तो पैदा करके मर गई, हमारे लिए छोड़ गई ये करमजली रंडी को, इधर उधर मुंह मारती घूम रही है, मर क्यों नहीं गई। आने दे बाप को, बताती हूँ तेरी करतूत। पारो चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। कमरे में पड़ी पड़ी कराहती रही, रोती रही और सो गई। आधी रात को उसके शरीर पर चोट लगने के कारण नींद खुली तो देखा उसका नशेड़ी बाप उसे चप्पलों, लातों और घूंसों से मार रहा था और गालियां बक रहा था, लेकिन वह बेसुध पड़ी रही।
उन चोटों से ज्यादा पीड़ा तो उन जख्मों की हो रही थी जो उसके मन पर आज लगे थे। वह चुपचाप पड़े पड़े रोती रही। जब बाप उसे मारते मारते थक गया तो खुद उसके ऊपर लद गया। वह रात पारो की जिंदगी की तरह बहुत काली थी, लेकिन उसके बाद यही काली रात अलग अलग तरह से खुद को दोहराने लगी। एक बार वह घर से भागी तो बाप पकड़ लाया। वैसे भी अब वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी थी। जब कई दिनों तक पारो नहीं आई तो एक दिन गायत्री देवी खुद उसके घर पहुंच गई। कजरी ने उन्हें बताया कि कहीं से मुंह काला करवाकर आई थी। बाप ने बहुत मारा और घर से बाहर निकलने को मना कर दिया है। गायत्री देवी पारो की कोठरी में आ गई, उससे कुछ पूछना चाहा और स्नेह भरा हाथ उसके सिर पर रखा तो अपनी मां की कल्पना में पारो बिफर पड़ी। उनके गले लग गई और बुरी तरह रोने लगी। अनगिनत बार गायत्री देवी ने उससे पूछा, किसने किया, कौन था, कुछ तो बता। वह कुछ ना बोली, लेकिन जब बार बार उसके गाल, माथा और सिर को सहलाते हुए गायत्री देवी ने उसको अपनी मां समझने को कहा तो उस बावली ने सच बोल ही दिया, नगन भैया। ये शब्द गायत्री देवी के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़े। उन्होंने तुरंत एक झटके में पारो को अपने से अलग कर दिया। खुद को मां के जैसा समझने की उनकी सारी दलीलें व्यर्थ हो गईं। सारा ममत्व एक ही बार में छू हो गया। भाषा बदल गई और चीखते हुए बोली, वाह री रंडी, क्या फल दिया तूने मेरे सीधेपन का। अरे मैंने तो बिन माँ की बच्ची समझकर तुझे सहारा दिया। कपड़े लत्ते, खाना पीना, दवा दारू सबका ध्यान रखा और तूने यह सिला दिया कि मेरे ही हीरे जैसे बेटे पर ही लांछन लगा दिया। उसे फंसाना चाहती है, किसी और का पाप उसके सिर पर मंद कर मेरे लाल को बदनाम करना चाहती है। नासपीटी, मर जा कहीं जाके। गायत्री देवी न जाने कितनी देर तक उसके गालियां देती रहीं। अपने अहंकार और झूठी शान के मद में चूर यह न समझ पाई कि बावली झूठ क्यों बोलेगी। उससे उनसे क्या लालच था। उनके हीरे जैसे बेटे ने पारो के कोमल शरीर और मन पर कितने घाव बनाए थे। उसकी पीड़ा को नारी होकर भी गायत्री देवी समझ नहीं पाई, जिसकी उसे अब तक आशा थी। हताश, निराश और असहाय पारो अपनी कोठरी में ही पड़ी रही। एक सुबह शौच को जाते समय पारो के पेट पर कजरी की नजर पड़ी तो वह चौंक गई। हाय राम, रंडी पेट से है, अब क्या करूं। उसके बाप को बताया तो उसका गला भी सूख गया, होंठ खुश्क हो गए, दिल की धड़कन बढ़ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी कजरी को ध्यान आया कि उसका दूर के रिश्ते का एक भाई कंपाउंड्री करते करते किसी गांव में डॉक्टर बन बैठा है। उसे बुलावा भेजा गया। 2-3 दिनों में ही एक शाम वहां पहुंचा। सारी बात जानकर और अपनी बहन कजरी को सब ठीक कर देने की बात कहकर उसने उस रात पारो का अपने धन से मुआयना किया और जब दिल भर गया तो उसे बेहोश करके उसका पेट गिरा दिया। असहनीय पीड़ा के सामने बेहोशी ने भी घुटने टेक दिए। अर्धचैतन्यावस्था में होते हुए भी पारो बहुत चीखी, चिल्लाए और छटपटाए, मगर सब निष्फल। मांस का लोथड़ा सरकारी कूड़ा घर में फेंक दिया गया और क्षत विक्षत पारो को रिक्शे में डालकर रातों रात कहां ले जाया गया कुछ पता नहीं। 2-3 दिन के बाद अखबारों में खबर जरूर छपी थी कि गर्भपात कर सरकारी कूड़ा घर में फेंके गए नवजात के शव पर झपटे कुत्ते। कुछ समय तक लोग आश्चर्य करते रहे कि अचानक पारो कहां गुम हो गई। लेकिन उसके बाद कोई कहता कि रेलवे ट्रैक पर जो लाश मिली थी वह पारो की थी, तो कोई कहता रेलवे स्टेशन पर जो पगली है वही पारो है। हाँ, एक बार जरूर गायत्री देवी ने रेड लाइट पर खड़ी अपनी कार के बाहर एक पगली लड़की को देखा था, जो लगातार उन्हें देख रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। पता नहीं क्या कह रही थी, लेकिन गायत्री देवी को न जाने क्यों लगा कि वह कह रही है, नगन भैया। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूँगा। हाँ, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए या सुनकर मन थोड़ा बहल जाए तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। खैर, कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।